तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं अगर इंसान ठान ले तो फिर उसके आगे कुछ नहीं। हौसला होना चाहिए। फासले तो अपने आप मिट जाते हैं, फिर चाहे वो फासले ज़मीन के ऊपर हों या फिर ज़मीन के नीचे हों। आज की कहानी एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिस पे अब कुछ दिनों बाद एक फिल्म भी आ रही है। अक्षय कुमार की फिल्म है रानीगंज के ऊपर। तो ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और उस असली कहानी को आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कहानी अपने आप में एक इंसानी हौसले और जज्बे की कहानी है। कहानी कोयला खनन की है। तो कहानी शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कोयला। ये है क्या? एक बहुत पहले शाहरुख खान की भी फिल्म आई थी कोयला। उससे पहले काला पत्थर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म थी। मैंने बचपन में देखी थी वो फिल्म। उसमें भी ये माइनिंग्स और सारी चीज़ें दिखाई थी। तो कोयला माइनिंग, कोयला खनन, खनन मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाए उसको कोयला खनन कहते हैं। कोल माइनिंग उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस धरती का इतिहास न मालूम कितने करोड़ साल पुराना। चांद सूरज की कहानी के दौरान मैंने आपको कुछ बताया था धरती के बारे में। तो ये पहले धरती, इस पे बहुत सारी चीज़ें हुई। ज्वालामुखी आई, भूकंप आए, इसके अलावा उलट पुलट हुई चीज़ें, पेड़ पौधे, जंगल, ये जो धरती के अंदर ये सारी चीज़ें हुई तो ये सारी धरती के नीचे जाकर समा गई। जब ज्वालामुखी आया था या फिर बाढ़ आया या फिर भूकंप आए तो ये सारे जंगल, पेड़ पौधे धरती के बहुत नीचे जाकर समाए गए और करोड़ों साल तक उसी के नीचे रहे। तो ये सारी चीज़ें समा गई थी पृथ्वी के नीचे। पेड़ पौधे और ख़ास तौर पर उस वक्त के जंगल और सारी चीज़ें वो दबे 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 तापमान और बाकी चीज़ों की वजह से वही कोयला बना। तो मतलब कोयले को अगर कोई पूछे तो यही है कि एक दौर में जब धरती के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी, जंगल थे, पेड़ थे, पौधे थे, भूकंप आया, ज्वालामुखी आई, बाढ़ आई, वो सब तहस नहस हो गई और धीरे धीरे जाकर धरती के बिल्कुल धरातल में जाकर समा गई। फिर करोड़ों वर्ष बीते, वो अंदर पड़े सड़े, वही चीज़ें धीरे धीरे कोयला का रूप ले लेती हैं। तो ये कोयला है। अब कोयला हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कोयला घरों में चूल्हा जला करता था। मुझे आज भी याद है, मैंने खुद आँखों से देखे हैं ये सारी चीज़ें। तो एक तो जब गैस वैस इतना नहीं था तो कोयला ही एक सहारा था। जब आपके घरों में चूल्हा जला करता था, अगर केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल छोड़ दें जो स्टोव पे जला करता था, या फिर स्टीम इंजन, भाप वाली इंजन जिससे रेलगाड़ी चला करती थी, जब क्रांति आई पहली बार तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो बिजली पैदा करने के लिए होता है। आज हमारे घरों में जो बिजली है, जो पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, जो हम कोई भी काम, आज तो ये है कि आपको तो अपना मोबाइल को भी अगर चार्ज करना तो बिजली की ज़रूरत है। तो बिजली जो बनती है उसका सबसे बड़ा सोर्स कोयला है और इसीलिए कोयले की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दुनिया में जो कोयला बनाने, जिसके पास सबसे ज़्यादा कोयला है, कोयला तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ कोयला है, जहाँ कोयला के माइंस हैं, खदान हैं, 5 सबसे बड़े देशों में भारत आता है। इन 5 देशों में अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और हम हैं, जिनके पास कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। भंडार ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छे हैं। और अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल माइंस या कोयले के खदान कहाँ हैं सबसे ज़्यादा, तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड, धनबाद, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहते हैं हमारे वो है झारखंड और उड़ीसा, सबसे ज़्यादा यहाँ कोयला मिलता है। अब कोयला आमतौर पर ज़मीन के अंदर ही होता है, धरती के अंदर, और वहाँ से फिर उसको माइंस करके, यानी कि खोद खोद कर कोयला को आप बाहर निकालते हैं। तो जो 2 तरह की माइनिंग होती है कोयला की, एक तो होता है जो ऊपर ऊपर होता है, पहाड़ों वहाड़ों पर देखा होगा आपने, तो उसको आप ब्लास्ट करते हैं और फिर मशीनों से ही हम कोयला निकाल लेते हैं। लेकिन जो धरती के नीचे कोयला होता है उसको निकालना बड़ा जोखिम भरा काम है। उसमें बहुत बार हादसे हुए, बहुत सारे लोगों की, मजदूरों की जान गई।
तो एक अंडरग्राउंड माइनिंग होता है और एक होता है जो ऊपर ऊपर होता है। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में हज़ारों फीट तक लोग जाते हैं। जो वहाँ पे जाते हैं बाकायदा जो माइनिंग के अंदर कोयला खदान में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, वो अंदर इतने गहराई में होता है कि वहाँ आपको सिर्फ, आपने फिल्मों में भी देखा हो, जो वो कैप पहनते हैं या टोपी पहनते हैं, उस पर टॉर्च वाली बैटरी लगी होती है, मतलब टॉर्च जो बैटरी से चलती है, और उसी के थ्रू वो अंदर काम करते हैं, क्योंकि अंदर रोशनी और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम तो होता नहीं इतनी गहराई में। तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा खुदाई होती है, सुरंग होता है लिफ्ट से ऊपर नीचे। लेकिन अंदर जितना खुदाई होता है, कई बार धमाके होते हैं, तो पानी आने का भी ख़तरा होता है। कई बार अंदर पानी इतना बढ़ जाता है, ऊपर निकलने का रास्ता नहीं। नीचे इतनी गहराई में चले जाते हैं कि ऑक्सीजन तक कम पड़ जाता है। हम जो ऑक्सीजन ऊपर लेते हैं, नीचे कई जगह पर इतनी गहराई में, और चूँकि बंद है, 30-30% ऑक्सीजन आपको मिलता है। फिर आप जब कोयला माइनिंग करते हैं, खदान करते हैं, अंदर एक तो बंद है, तो वो कोयले का धूल उड़ता है, वो आपके सांसों में जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मुश्किल भरे हालात में हमारे जो खदान मजदूर हैं वो काम करते हैं रिस्क पर। और कोयला का चूँकि जितने भी माइनिंग से उसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज कर दिया गया, भारत सरकार के अंडर में कोल इंडिया लिमिटेड, तो उसी के अंदर में ये सारी माइनिंग्स और सारी चीज़ें होती हैं। तो कोयला के अंदर जो बाहर निकाला जाता है वो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि ताकि जो आप कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो कि ये काम कैसे होता था। अब आज की जो असल में कहानी है वो कहानी है 1989 यानी कि 23 और 11, 34 साल पुरानी। 1989 में जहाँ से इत्तेफाक से हमारे यहाँ जो कोयला सबसे पहले निकालने का काम शुरू हुआ था, वो भी उसी इलाके से शुरू हुआ था जिस इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, रानीगंज, जिस पे ये फिल्म भी बन रही है। तो ये पश्चिम बंगाल में एक इलाका है, और इत्तेफाक से अंग्रेज़ों के ज़माने में 1774 में सबसे पहले इसी रानीगंज इलाके के अंदर पहली बार माइनिंग्स हुई थी, 1774 में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। उससे पहले होता नहीं था, लेकिन 1774 में हुआ, फिर भी उसके बाद कभी माइनिंग्स हो नहीं रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, भाप वाले इंजन, अब ट्रेनें चलने लगी। अब ट्रेनें चलने के लिए भाप वाले इंजन है तो कोयला से चलेगी। अचानक कोयले की डिमांड बढ़ गई। अब जिन जिन देशों के पास कोयले का भंडार था वो तो मालामाल हो गए, अमीर हो गए, और एक उसमें हम भी थे। तो अंग्रेज़ों को 1774 तक कोई इंटरेस्ट नहीं था कोयले में। एक बार कोल माइनिंग तो कर ली, लेकिन उनको लगा था कि यूज़ क्या है, इतना ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन फिर जब 1853 में ब्रिटेन में भाप वाली इंजन चलनी शुरू हुई तो कोयले की डिमांड बढ़ी, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की लालची नज़र हमारे कोयले पर पड़ी, और उन्होंने फिर ज़बरदस्त कोल माइनिंग शुरू कर दी। कोयला निकाल कर मतलब अपने इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी कहते हैं कि हमारे पास जो कोयला है वो करीब 319 अरब कोयले का भंडार है इस वक्त हमारे देश में। 319 अरब कोयले का भंडार है, अलग अलग जो जितने भी खनन हैं वहाँ पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ठीक ठाक है ये पूरा। तो ये तो हो गई कोयले की कहानी। अब ऐसे ही एक पश्चिम बंगाल में रानीगंज इलाका है जहाँ 1774 में पहली बार अंग्रेज़ों ने खनन किया था, ये देश का पहला था अपना। तो उस रानीगंज में एक खदान था, कोल माइंस था, जिसका नाम रखा गया था उस वक्त महावीर खदान। तो ये वेस्ट बंगाल में महावीर खदान में खुदाई चल रही थी कोयले की, और ये अंडरग्राउंड था, मतलब ज़मीन के अंदर से करीब 320 फीट नीचे ज़मीन के कोयले को निकालने का काम चल रहा था। अच्छा, जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो आमतौर पर कोयला को आप बार बार उठाकर तो लाते नहीं, तो जहाँ ठीक ठाक सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक सुरंग भी बनाया जाता है, और उस सुरंग के ज़रिए ट्रेन अंदर चली जाती है और फिर कोयला उससे लेकर बाहर आती है। मज़दूरों को लाने ले जाने के लिए जहाँ पे आपको खुदाई करनी है लिफ्ट होती है, तो वो लिफ्ट ऊपर नीचे जितना गहराई में आपने खोदा वहाँ तक लिफ्ट जाती है, तो फिर मज़दूर को नीचे छोड़ती है, फिर वापस ले जाती है। तो ये तरीका होता है। 13 नवंबर 1989 को इसी रानीगंज के महावीर खदान में कोयले की
मतलब माइनिंग चल रही थी। दोपहर का वक्त था और उस वक्त 220 लोग उस खदान के अंदर थे, 320 फीट नीचे। अब जब ये नीचे थे और ये काम चल रहा था तो कई जगह पे ब्लास्ट किया जाता है ताकि वो कोयले को तोड़ने वोड़ने के लिए उस वक्त पे हट जाते हैं। तो ऐसे ही ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ और उस धमाके में हुआ ये कि जब कोयले की माइनिंग होती है तो अपने सर के ऊपर जो होता है उसको स्टील के प्लेट और इससे उसको रोका जाता है ताकि वो ढह ना जाए, खुद के ऊपर ना गिर जाए। कई बार इम्पैक्ट इतना होता है। तो इत्तेफाक से जब ये धमाका हुआ उसके बाद अचानक कोयले के उस खदान के अंदर ही धंसना शुरू हो गया छत और ये बाकी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ ऐसे रास्ते बन गए, जितना आप नीचे जाते हैं पानी भी बहुत मिलती। कई बार आप खुदाई कर रहे होते हैं कोयला निकालने के लिए और पीछे से पानी का फवारा आ जाता है। तो अचानक इस धमाके के बाद पानी का फवारा आना शुरू हो गया। अब जैसे ही आया ये सब चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है इन सभी को, तो अफरा तफरी मची। तो अचानक लिफ्ट के पास जो काम कर रहे थे मजदूर 220 लोगों में से वो फ़ौरन लिफ्ट की तरफ भागे। लिफ्ट लेकर उनको ऊपर भागी। 2 लिफ्ट थी, अब 220 लोग थे। तो कुल मिलाकर 220 में से 150 के करीब लिफ्ट से ऊपर निकल गए। लेकिन अब आने जाने में भी टाइम लग रहा है। अब 150 तो निकल गए, अब नीचे बचे 71। इसके बाद अचानक एक जगह पर पानी का और मलबा गिर रहा था। एक ऐसी जगह पर लिफ्ट का रास्ता जाकर रुक गया जहाँ पर मलबा आ गया और अब वो लिफ्ट ना ऊपर पहुँचा न नीचे। अब लिफ्ट बीच में है 40 फीट ऊपर। अब लिफ्ट आ ही नहीं सकता। अब जो बाकी नीचे फंसे हुए हैं, बाकी जितने भी थे 150 वो सब सकुशल पहुँच गए। अब वो खाली लिफ्ट आ रही थी लेने के लिए, लेकिन वो मलबा आ गया, रास्ता जाम। अब नीचे 71 लोग जिंदा, लिफ्ट बंद, अब लिफ्ट आ नहीं सकता। इधर पानी जो है धीरे धीरे खदान में बढ़ता जा रहा है फोर्स के साथ। अब खदान में पानी, आप कहीं और जा नहीं सकते ऊपर, तो धीरे धीरे आप पूरे डूब ही जाओगे। अब जब ये बात पता चली तो ऊपर तमाम पूरे महकमे में, कोल इंडिया लिमिटेड, सारे उनके अफसरान, सब में हड़कंप मच गया। फ़ौरन सबको बुलाया गया इमरजेंसी की, क्या करें जाए, कैसे निकाला जाए। उस वक्त जसवंत सिंह गिल साहब थे, एक एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर। ये अमृतसर के रहने वाले थे और इन्होंने इसकी बाकायदा पढ़ाई की थी माइनिंग की और इसी में इंजीनियर बने थे। तो ये एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। लेकिन इत्तेफाक से 13 नवंबर 1989 को जिस जगह पर यह हादसा हुआ रानीगंज के इस महावीर खदान में, उस यूनिट से इनका कोई लेना देना नहीं था। उसके इंचार्ज बाकी लोग और थे। लेकिन अब ये धनबाद और उसके आगे सारी जगहें हैं, तो ये रानीगंज में उस वक्त मौजूद थे जसवंत सिंह गिल साहब। ये जा रहे थे अपने दफ्तर। जब दफ्तर जा रहे थे तो अचानक इन्हें खबर मिली कि ऐसे ऐसे रानीगंज में एक हादसा हो गया और मज़दूर बहुत सारे अंदर फंस गए हैं। इन्होंने वापस अपनी गाड़ी मुड़वाई और सीधे उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां यह हादसा हुआ। जब पहुंचे तो तब तक तमाम अफसर आ चुके थे। अब ये हुआ कि इनको कैसे निकाला जाए। अब सारी सूचनाएं कि ये इतनी देर में पानी भर जाएगा। अच्छा, इधर खदान में हादसा हुआ, जितने भी आसपास बस्तियां थी मज़दूरों की, वो तमाम लोग, हज़ारों की तादाद पहुँच गई। हर कोई दुआ कर रहा है क्योंकि अब गिनती हुई कि तो पता चला कि 71 अंदर है अब भी और बाकी लोग ऊपर आ चुके हैं। अब 71 लोगों की ज़िंदगी, बल्कि 71 नहीं 72, 72 लोगों की ज़िंदगी। अब क्या किया जाए। इधर अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तमाम अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं। जो उस वक्त कोल इंडिया के सबसे बड़े हेड थे वो भी पहुंच गए। उन्होंने हर यूनिट के अलग अलग लोगों से कहा, भाई तुम लोग दिमाग लगाओ, अपना अपना आइडिया दो। तो इत्तेफाक से जसवंत सिंह गिल साहब जो उस वक्त एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे, लेकिन इनका इस यूनिट से कोई लेना देना नहीं, उनसे भी कहा गया कि आप कुछ बताइए इसको कैसे किया जाए। अब सब लगे हुए हैं। गिल साहब ने कहा ठीक है करते हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्लूप्रिंट मंगाया उस पूरे माइनिंग के साइट का। तो ब्लूप्रिंट में ये होता है कि कहाँ कहाँ पे माइनिंग की जा रही है, कितने गहराई है, कितनी दूरी पर हो रही है, अभी यहाँ हुई है, नेक्स्ट कहाँ होगी, उसके बाद कहाँ होगी। तो उन्होंने ब्लूप्रिंट देखा तो उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से पता चला कि इस वक्त यहाँ पे माइनिंग है और ये सारे मजदूर यहाँ पर थे और उसके बाद ये हादसा हुआ। अब सभी अपना दिमाग लगा रहे हैं।
तो उन्होंने फिर ब्लूप्रिंट में बाकी चीज़ें देखी कि अच्छा ये यहाँ पर है, उस अंदर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचाई वाली ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर मज़दूर अपने आप को ज़्यादा देर तक ज़िंदा रख सकते हैं। अगर वो गहराई वाली जगह पे होंगे तो पानी का फ्लो आ रहा है, और पानी का फ्लो आ रहा है तो धीरे धीरे वो पानी में डूब जाएंगे। तो आदमी जब ऐसे पानी अगर कहीं से आता है बाढ़ में या घरों में, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ भागते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मज़दूर भी ऊपर की तरफ भागेंगे। तब उन्होंने कहा कि इस नक्शे के हिसाब से इस माइनिंग के अंदर सबसे ऊंची जगह कौन सी है जहाँ पे मज़दूर हो सकते हैं। उन्होंने उस नक्शे में देखा कि थोड़ी दूरी पर इस जगह मान लीजिए हो सकते हैं। अब वहाँ पे जितने लोग थे वो बड़े, मतलब गिल साहब कह रहे हैं भाई यहाँ पे मज़दूर यहाँ फंसे हुए हैं, आप इधर देख रहे हो, पहले इनको बचाओ, आप वहाँ का क्या मतलब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो अगर वो लोग ज़िंदा हैं तो अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे, और इस नक्शे के हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं जहाँ वो फंसे हुए हैं। तो पानी को देखते हुए वो सारे लोग उस तरफ भागेंगे जहाँ पे उनको ऊंचाई मिल जाए, ताकि पानी उन तक पहुँचने में वक्त ले। तो उन्होंने कहा यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा चलिए यहाँ पे तो अब, तो उन्होंने कहा हमें इधर छोड़कर यहाँ खुदाई करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, एक सुरंग बनाया गया, जैसे आपने प्रिंस वाला देखा होगा जो गटर में गिर गया था। तो उस पाइप के ज़रिए थ्रू अंदर खाना पानी भेजा जा रहा है ताकि वो लोग ज़िंदा रह सकें। अब यहाँ ये हुआ कि कैसे उनको बाहर लाया जाए, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, पानी तेज़ी से बढ़ रहा है, लिफ्ट का रास्ता रुका हुआ है। और ये वो दौर था 1989 की, टेक्नोलॉजी का भी इतना वो नहीं था, रात हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी के साइज़ के हिसाब से और उससे थोड़ा ज़्यादा हमें एक गड्ढा करना पड़ेगा उस जगह पर जहाँ ये फंसे हुए, जहाँ पे ये हादसा हुआ, और उससे दूर जहाँ पे ये पानी से बचने के लिए ऊंची जगह पर इस वक्त होंगे। तो सिर्फ उन्होंने अंदाज़ा लगाया उस नक्शे से कि अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ पर होंगे। उसी जगह पे उन्होंने खुदाई करने के लिए कहा। 8 फीट जितना एक शख्स मतलब आसानी से उस गड्ढे में दाखिल हो सके। अब वो लोग हैं करीब 220 फीट नीचे। तो अब ये गड्ढा होना, पहले तो क्या कि आप ये क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं, सीनियर। तो उन्होंने कहा और कोई आपके पास ऑप्शन है? नहीं है तो आप मुझे करने दीजिए, मैं बचाऊंगा। और इधर गांव वाले लगातार उनके जिनके रिश्तेदार अंदर हैं रो रो कर बुरा हाल, कोई बहुत सारे गुस्से में भी है, सरकारी अफसर को गाली भी दे रहे हैं, किसी तरह बचाओ। मतलब अजीब माहौल, मंजर, रात का वक्त, और इधर खुदाई जारी। अब खुदाई के बाद उन्होंने कहा फिर क्या करें, ये भी अच्छा खुदाई में कि कहीं धंस ना जाए, उस बात का भी ख्याल रखना है। तो धंस गया तो और उल्टा मजदूरों पर पड़ेगा। अब ये जब कुछ खुदाई जारी थी, उसी दौरान में जसवंत सिंह गिल साहब ने कहा कि यहाँ पे आसपास में कौन मतलब ऐसा मैकेनिक और वो है, मुझे एक कैप्सूल बनाना है, एक कैप्सूल जिसके अंदर एक आदमी दाखिल हो सके, लोहे का, लोहे के चादर का कैप्सूल। जैसे आप मान लीजिए कि जो आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा होगा, तो उस सिलेंडर को आप थोड़ा और मोटा चौड़ा कर दीजिए जिसमें एक आदमी आराम से घुस जाए। तो एक कैप्सूल जिसमें एक दरवाज़ा हो, दरवाज़ा बंद हो जाए और वो लोहे का हो, और वो कैप्सूल बिल्कुल 22 इंच का ही होना चाहिए ताकि वो जो गड्ढा है उसके अंदर वो जा सके और उसके अंदर एक आदमी समा सके। अब लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब, इस कैप्सूल का आप क्या करेंगे? बड़ा विरोध हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ और आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए। सब चुप। अब रात ही रात सब कुछ चल रहा है, रात हो गई और आनंद फानंद में बनाना है, वक्त है नहीं, क्योंकि क्या पता कब तक पानी ऊंचाई तक आ जाए। अब वो कैप्सूल बन रहा है, लोहे का बना रहे हैं मिस्त्री, जो गिल साहब ने नक्शा और जिस तरीके से बताया, ये सब बना। बनने के बाद रात हो गई। अब कैप्सूल बनकर आ गया। अब कैप्सूल ऐसे था कि जैसे मैंने आपको जैसे बताया, एक सिलेंडर हो लंबा वाला ऑक्सीजन का, उतना ही लंबा लेकिन उससे ज़्यादा चौकोर, और उसके अंदर एक आदमी को भेजना है। तब 2.5 मीटर का ये लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया था, लोहा और स्टील। अब इस कैप्सूल को उस गड्ढे में डालना था, और तरीका ये था कि इस कैप्सूल के अंदर नीचे ये कैप्सूल जाएगा और एक एक आदमी उस कैप्सूल के ऊपर बाहर आता जाएगा। लेकिन अब यहाँ 2 चीज़ें थी। एक
कि पहले तो इस कैप्सूल के बारे में नीचे तक जानकारी होनी चाहिए। नीचे जानकारी कैसे मिलेगी? आपका कोई कांटेक्ट तो है नहीं, आप बातचीत भी नहीं कर सकते। दूसरा यही पता नहीं कि जिस जगह पे गड्ढा खोदा है वहाँ पे वो लोग उसके इर्द गिर्द हैं भी कि नहीं है। खैर, उससे पहले जब ये गड्ढा खोद रहा था और ये कैप्सूल बनने का ऑर्डर दिया गया, उसमें कुछ घंटे लगे। इस दौरान में अब ये बात हो रही है, सारे सीनियर अफसर हैं, 2 ट्रेंड अफसर जो माइनिंग के थे, जो ऐसी सिचुएशन में नीचे जाने का जिनको तजुर्बा था, वो उनको ख़ास तौर पर बुलाया गया था कि आप नीचे जाओगे। अब जब ये कैप्सूल आया और कैप्सूल देखा और नीचे जाना है, और घंटे भी काफ़ी हो चुके थे, वो दोनों जो ट्रेंड थे माइनिंग के, दोनों भाग गए। उन्होंने कहा भैया मरने से बेहतर है निकल लो यहाँ से। वो भाग गए, अंदर जाने को तैयार नहीं हुए। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई कि गड्ढा भी हो गया, कैप्सूल भी आ गया, अब अंदर उतरने को कोई तैयार नहीं कि मैं जाऊंगा, मैं एक एक करके लेकर आऊँगा। अब बड़ी अजीब मुश्किल, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तब इस शख्स ने, जसवंत सिंह गिल, एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर, इन्होंने अपने सीनियर से कहा कि मैं नीचे जाऊंगा। अब जैसे ही बोला, सबने कहा तुम पागल हो गए। कोल इंडिया लिमिटेड के उस वक्त चेयरमैन भी मौजूद थे, वो भी पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा तुम पागल हो गए। बाकी लोगों ने कहा इतना सीनियर अफसर नीचे जाएगा, इसको कुछ हो गया तो और भी ज़्यादा भत पिटेगी कि यार देखो इतने सीनियर अफसर की भी मौत हो गई और इनके साथ ये हादसा हो गया। सब खिलाफ, पर उन्होंने कहा कि दूसरा कोई और ऑप्शन है। फिर वही, और कोई जाने को तैयार भी नहीं। जसवंत सिंह गिल साहब ने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे और उन लोगों को बचा कर लाएंगे। इसके बाद वो उस कैप्सूल के अंदर बंद हुए। उस कैप्सूल के ऊपर एक हुक टाइप का था जिसको धीरे धीरे नीचे ले जाना था, और फिर ये तय हुआ था कि जब ये नीचे पहुंचेंगे तो कैप्सूल को तब खींचना है जब एक साथ में वो लोहे का एक हथौड़ा टाइप भी लेकर गए थे कैप्सूल में। तो नीचे जाकर उस कैप्सूल पे ज़ोर से मारेंगे तो क्या होगा कि कंपन और आवाज़ ऊपर आएगी कि हाँ ऊपर अब ले लो। तो ये एक सिग्नल देने का तरीका था उस वक्त। तो अब ये बंद हुए। अच्छा, कैप्सूल ऐसे ऐसे घूम के धीरे धीरे जाना था, अब वो अचानक उल्टा घूमने लगा। तो लोग उस वक्त घबरा गए, जो वो सारे इंजीनियर ये तो, उन्होंने कहा ये तो गिल साहब ही अब कभी वापस नहीं आएंगे, मतलब ये हालत थी। लेकिन खैर, ऊपर वाले का करम था, उस कैप्सूल में बंद होकर गिल साहब 220 फीट नीचे पहुँचे। नीचे पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने बेतहाशा रोते हुए, मतलब हारे हुए, दहशतज़दा, खौफ में वो सारे मजदूर खड़े थे। देखकर गिल साहब को लगा कि चलो उनका अंदाज़ा सही था, और वो सही में ऊंचाई वाली जगह पर थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इनमें कौन है जो ज़ख्मी है, कौन है जो बीमार है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों की उन्होंने पहचान की, उन्हीं में से। उसके बाद एक एक कर सबको पहले ढारस बंधाया कि तुम में से कोई नहीं मरेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक शख्स जो सबसे ज़्यादा बीमार था, सबसे पहले उसको उस कैप्सूल में डाला, उन्होंने मारा, सिग्नल दिया, कैप्सूल को ऊपर खींचा गया। वो बंदा ऊपर जब वो पहुंचा तो जो लोगों की तालियां और खुशी का आलम था, फिर वो कैप्सूल नीचे आया, फिर ऊपर। इस तरह से एक एक कर 65 लोग ऊपर पहुंचे। 65 लोग जब पहुंच गए तो अब ये था कि आखिरी शख्स नीचे एक ही बचा था, और वो थे जसवंत सिंह गिल साहब। उन्होंने कहा जब तक एक एक मज़दूर को मैं ऊपर नहीं भेज दूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। जब 65वां शख्स आखिरी ऊपर चला गया, उन्होंने चारों तरफ देख लिया, पूछ लिया था जाने वाले मज़दूरों से। उसके बाद आखिर में सबसे वो खुद ऊपर गए। 72 में से 7 लोग इस हादसे के वक्त ही उनकी मौत हो गई थी। तो नीचे 72 नहीं, सिर्फ 65 लोग जिंदा थे, और उन 65 के 65 को एक अकेले शख्स गिल साहब ने ऊपर भेजा और ख़ुद सबसे आखिर में आए। ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला, ऐसी इंसानियत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। तो उनको जितना भी सलाम किया जाए कम है। एक इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की उन्होंने। ऊपर आए, हीरो थे वो। मतलब उस वक्त ये न्यूज़ चैनल और सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन प्रिंट मीडिया, अखबारों ने उनको हीरो माना, और वो सच में हीरो थे। और ख़ास तौर पर उन 65 परिवार के लोगों के लिए जिनकी जान बचाई थी, उनके लिए तो वो देवता बन चुके थे। बड़ी तारीफ़ हुई। कोल इंडिया लिमिटेड ने इस खुशी में अगले दिन एक अनाउंस भी कर दिया था कि इनको हम वक्त से पहले प्रमोशन देंगे और
1 लाख रुपए उस ज़माने में बहुत हुआ करती थी, इनाम देंगे। लेकिन ये हवाई हो गई बाद में। एक उनको इसके बाद 1991 में भारत सरकार की तरफ से, प्रेसिडेंट थे उस वक्त आर वेंकटरमन, उन्होंने सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड सर्वोत्तम जीवन रक्षक के लिए गिल साहब को दिया 1991 में। ये मतलब सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड था, तो ये गिल साहब को दिया गया। इसके अलावा जो इंजीनियर एसोसिएशन है, उन्होंने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। खुद कोल इंडिया ने इसके बाद से ही 13 नवंबर को, बल्कि 16 नवंबर को उनके सम्मान में रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये तो थोड़ी चीज़ें हुई, आगे क्या हुआ? एक महानायक जिसने 65 लोगों की जान बचाई अपनी जोखिम डालकर जान को, जिसके बनाए कैप्सूल का पहली बार इस देश में इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले इस कैप्सूल के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और आज दुनिया भर के देश इस कैप्सूल वाले मेथड को इस्तेमाल करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये गिल साहब के दिमाग की उपज थी। उसके बाद ये हुआ था कि शायद बहुत कुछ होगा, पर अफसोस हुआ कुछ नहीं। उनका ट्रांसफ़र ऐसे डिपार्टमेंट में कर दिया गया जिसका बॉस जो है उनसे भी जूनियर लेवल का अफसर हुआ करता था। उन्हें हमेशा फिर साइड पोस्टिंग और इधर उधर दिया गया। शायद उसकी वजह ये थी कि वो एक हीरो के तौर पर सोसाइटी में देखे जा रहे थे। उनकी इस कामयाबी, उनकी इस मशहूरियत को देखते हुए उन्हीं के डिपार्टमेंट के बहुत सारे बड़े बड़े अफसर उनसे जेलस खाने लगे, जलते थे, और इसीलिए सरकार ने भी कुछ नहीं किया ऐसा, और उन जगहों पे उन्हें पोस्टिंग दी गई जहाँ पे मतलब एक ऐसे, अब दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब कोई आगे नहीं आया, इन्होंने ना खुद आइडिया दिया बल्कि सटीक बताया कहाँ पे होंगे, और जब वो 2 बुज़दिल भाग गए तो इन्होंने खुद कहा मैं नीचे जाऊँगा, और आखिरी शख्स था जो ऊपर आया। उसके साथ आखिर में अच्छा सलूक हुआ नहीं। 2019 में उनकी डेथ हुई। अमृतसर चले गए थे रिटायरमेंट के बाद, और तब से वो वहीं थे। और अब जसवंत सिंह गिल साहब के इस रानीगंज वाले हादसे पर अक्षय कुमार की वो फिल्म आ रही है जो जल्द ही रिलीज़ होगी। तो मुझे लगा कि एक प्रेरणादायक कहानी है, तो आपको ज़रूर सुनाऊं। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इसके ज़रिए मैंने थोड़ी सी कोयले के बारे में भी खंगाल डाला कि क्या क्या होता है कोयला। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारे एक बड़े अजीज़ भाई, हमारे दोस्त, बहुत ही प्यार करने वाले संजीव भाई, ये लॉस एंजलिस में रहते हैं, और अभी लास्ट ईयर आए भी थे घर पे, और बड़े प्यारे इंसान हैं। आज इनका जन्मदिन है, तो संजीव भाई हैप्पी बर्थडे, और आप हमेशा अच्छे रहें, इसी तरह खुश रहें, और हमारा वो जो है वादा वो जल्दी पूरा होगा जब हम दोनों जाएंगे घूमने के लिए जहां आपने कहा है। तो यूएस आते ही फिर हम लोग चलते हैं, और लास वेगास एक दिन आपके साथ, ये मेरा वादा है। और सीमा जी बहुत बहुत बधाई। तो आज संजीव भाई को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड वंस अगेन संजीव भाई हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज शबाना अब्बासी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शबाना जी। और ये भेजा है इनकी बिटिया रिमशा ने। तो रिमशा और शबाना जी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे ये अच्छे अच्छे खाने बनाने का, मतलब नॉन वेज वेज सब कुछ, तो शबाना के नाम से ही है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, खाइए, और मैं भी किसी दिन खाता हूँ। साथ ही डॉक्टर शत्रुंजय मरकाम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। और ये भेजा है पूजा बनवारी जी ने, उनके हस्बैंड है ये। तीरथ राम जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तीरथ जी। और ये तरुण पाठक के पिताजी हैं। साथ ही नगमा आफरीन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नगमा। और ये भेजा अमितांशु शेखर ने। साथ ही मुस्कान सहर, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और मोहम्मद शाहरुख ने भेजा है। प्रीत भैया, इनका भी जन्मदिन बल्कि कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रीत साहब। इसके अलावा रश्मि खड़े, इनका भी जन्मदिन 1 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रश्मि जी। राहुल साहू, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल साहब। और ये भेजा है हेमंत, जितेंद्र एंड तरुण ने। साथ ही जया चौबे का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जया जी। और जवाहर, संध्या और अनमोल ने भेजा है। इसके अलावा नरेंद्र गायकवाड़, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी। रश्मि खड़े जी
1 अक्टूबर को इनका था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रश्मि जी। इसके अलावा राहुल साहू, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा है हेमंत, जितेंद्र और तरुण ने। इसके अलावा जया चौबे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जया जी। जवाहर, संध्या और अनमोल ने भेजा है। साथ ही नरेंद्र गायकवाड़, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र जी। और ये भूषण लवांगारे ने भेजा है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।